हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, ईवीएस के हम यहाँ पर आपके प्रश्न लेके आए हैं। टॉप 30 प्रश्न है जो कि आकलन परीक्षा में एकदम बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आएंगे और बहुत ही छांटे हुए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रिला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं? तो हाइड्रिला एक जलीय पौधा है। तो जलीय पौधा कहाँ रहेगा दोस्तों? जलीय पौधा जल में ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये जल में रहेगा। कहाँ रहते हैं? ये जल में रहेगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, जिस पदार्थ की मदद से भोजन का यहाँ पे पाचन क्रिया होती है तो वे एंजाइम होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रश्न है, आगे चल के थोड़ा सा जटिल प्रश्न आएंगे। देखिए, बीओडी का मान किसमें अधिक होता है? देखिए, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की मांग जो है किस जल में सबसे अधिक रहेगा? देखिए, यहाँ स्वच्छ जल है, प्रदूषित जल है, मल जल है, ये सभी तो होगा नहीं। स्वच्छ जल, जो दूषित जल होता है सबसे अधिक दूषित उसमें ऑक्सीजन की मांग होता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुली रहती है। तो जो प्रदूषित रहेगा उसमें उस जल में ऑक्सीजन कम रहेगा। तो यहाँ मल जल सबसे अधिक प्रदूषित है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन की मांग भी अधिक रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया कहलाती है? देखिए, जब मिट्टी की परत ऊपरी हटती है तो इसको अपर्दन कहते हैं, ठीक है, अपर्दन, कटाव। समझ गया? तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। पृथ्वी का 70% जल है, पृथ्वी का 70% जो जल है, ये बात आप जानते हैं, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है? स्वच्छ जल का प्रतिशत 2.72 है, लगभग 3। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है 2.72, तो इसको आपको यही सब चीज़ सोचना पड़ेगा। 3% आपको मारना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के रूप में करते हैं? देखिए, ऊर्जा के रूप में सूर्य का प्रकाश, चांदनी, जल, वायु। तो ऊर्जा स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। हम लोग विटामिन डी भी लेते हैं यहाँ से और ऊर्जा का रूप में इसको प्रयोग करते हैं हम लोग। 7वां नंबर है, ओमनी वायरस क्या अर्थ है? देखिए, इसमें आपका होता है जो मने कह सकते हैं शाकाहारी जो खाते हैं वो हर्बीवोरस होता है, जो मांस खाते हैं वो कार्निवोरस होता है, और ओमनीवोरस में जो दोनों खाते हैं, यानी वे जो पौधे और मांस दोनों ही खाते हैं। समझ गया ना? ये समझ लीजिएगा। इसमें आपको ये 6 क्लास का आपका जो है पर्यावरण, ये विज्ञान से है, जो देखिए स्टैंडर्ड प्रश्न आएंगे। 8वां में, वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, ये पैरासाइट कहलाते हैं, ठीक है। चूंकि अपने तो भोजन बनाते नहीं, दूसरे को नुकसान करते हैं, पैरासाइट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है? देखिए, पौधे द्वारा जो भोजन बनता है तो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, ठीक है ना, जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। चलिए ठीक है। 10वां प्रश्न है आपके लिए, भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी कहलाते हैं उभयचर, ठीक है। दोनों जगह जो कौन रहते हैं? उभयचर। स्थलचर तो नहीं होगा, स्तनपायी नहीं होगा, सरीसृप जमीन में दौड़ते हैं, स्तनपायी भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उभयचर। उसके बाद 11 नंबर में, वे साग सब्जियां जो रुचांश देती हैं शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है? देखिए, रुचांश का काम ही है जो भोजन पचता नहीं उसको बाहर निकाल देना, ठीक है ना, यानी नहीं पचे हुए भोजन को बाहर निकाल देता है। समझ गया ना? तो चलिए हो गया आपका। 12वां नंबर है, एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किए जा सके और उर्वरक के बन सके। देखिए, ये सभी को ही मालूम है, केंचुआ। केंचुआ जो है मिट्टी में बिल बना करके रहता है और वायु जल अवशोषित किए जा सकता है और उर्वरक भी बना सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 13वां नंबर, एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? वायु, नमी और तापक्रम, देखिए ये क्या करते हैं? मौसम का निर्धारण करते हैं। मौसम की पता चलता है कितना नमी है हवा में, तापक्रम कितना, टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना, ये सब चीज़, तो मौसम। 14 नंबर में, प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य कौन है? देखिए, ऊर्जा हमारे पोषक तत्व तो आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ने, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है सबसे प्रमुख ऊर्जा मिलता है इससे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। 15वां, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती? देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो है खाद्य श्रृंखला होता है, ठीक है ना, तो ये सभी जो है खाद्य जाल से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से खाद्य जाल से जुड़े रहते हैं प्रजातियां जो है, ठीक है ना। उसके बाद में हो गया, जल को कैसे बचाया जाए? इस संबंध में शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, जल को कैसे बचाया जाए, यहाँ पर है जल को कैसे बचाया जाए, तो कंपास से बचेगा नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स से बचेगा नहीं, पालतू पशु से बचेगा नहीं, कार्यशाला सीट, यानी एक प्रयोगशाला जो है आपको
आयोजित करना पड़ेगा, कार्यशाला करना पड़ेगा, वर्कशीट तैयार करना पड़ेगा और उसी से एक रूपरेखा तैयार करना होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। 17वां नंबर, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और शैक्षिक संगठक शामिल हैं। जानते हैं शैक्षिक और शैक्षिक दोनों ही होता है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में। तो निम्नलिखित में कौन एक शैक्षिक संगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है? ठीक है, देखिए क्या है, कला शिक्षा, विज्ञान व दक्षता, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक दक्षता। देखिए इसमें क्या है, शैक्षिक, ये जो कला शिक्षा, गणित विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, ये सभी जो हमारे जो है शैक्षिक के अंदर आते हैं। सामाजिक शिक्षा जो शैक्षिक है, और इसका राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक दक्षता, सामाजिक दक्षता। ठीक है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए उन्हें खाली जगह के लिए समर्थ बनाना है। किसके लिए समर्थ बनाना? देखिए पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए क्या? पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष निकालना। दूसरा, पर्यावरण मामलों का विश्लेषण, मूल्यांकन करना, अनदेखी करना, ये तो नहीं होगा। चलिए तीसरा, एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण का विश्लेषण, मूल्यांकन, अवमानित करने में सहयोग करना, ये भी नहीं होगा। यथासंभव इसका विश्लेषण, मूल्यांकन, नष्ट करना, गलत हो। यानी पहला नंबर आपका सही है। क्या है? पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। ठीक है ना। चलिए मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकालना है क्या है, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। चलिए 19वां नंबर, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को खाली जगह के साथ सज्जित करता है। पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है? पढ़िए इसमें, प्रकृति को निम्नलिखित और दुरुपयोग करने के कौशल का ज्ञान, ये तो नहीं होगा। एक असततशील तरीके से आगे बढ़ने की समस्याओं, कौशल के विकास की अपेक्षित जानकारी, ये भी नहीं होगा। असततशील तरीका हो ही नहीं सकता। संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्या और सकारात्मक और सततशील तरीके द्वारा उन्हें समाधान करने का कौशल, यही होगा। ठीक है, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलिए 20 नंबर प्रश्न आपके, निम्नलिखित में से किसी एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण के अध्ययन के महत्व हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन के महत्व, बाकी एक नहीं है। क्या नहीं है? देखिए भाषा को समझना, प्रकृति की जागरूकता और समझ, ये तो है पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण का ये भी पर्यावरण से, पर्यावरण संशोधन से संशोधन बदलाव, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। भाषा की समझ जो पर्यावरण से संबंधित नहीं, यानी राइट आंसर भाषा को समझना होगा। चलिए ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अनोन्याश्रित होती है। ठीक है, किस पर अनोन्याश्रित होती है? देखिए तो एक दूसरे, अनोन्याश्रय का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर। तो केवल गणित, प्रकृति की जागरूकता, प्रकृति संरक्षण, मनुष्य और प्रकृति का संबंध। देखिए पर्यावरण की अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर, तो इसमें होगा मनुष्य और प्रकृति का संबंध। ठीक है ना। ये जो है पर्यावरण अध्ययन की, चूंकि मनुष्य ही पर्यावरण का अध्ययन कर सकता है। 22वां, निम्नलिखित में कौन पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है? देखिए पोषक तत्व में आप यहाँ पढ़िए, खनिज है, प्रोटीन है, विटामिन है। कास्टिक सोडा नहीं होता है पोषक तत्व में। ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक चीज जो रुचांश नहीं प्रदान करता है। ठीक है, पोषक तत्व रुचांश नहीं देता है। बाकी जो है देखिए साग सब्जी भोजन का अनिवार्य घटक रुचांश ही होता है। नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा, ये सभी रुचांश से संबंधित हैं। समझ गए, पोषक तत्व जो है ये रुचांश प्रदान नहीं करता, यानी रफेज नहीं देता है। ठीक है, पोषक तत्व तो ये आपका हो गया। आगे है, गांव के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है? तो एक गांव के एक परिवार में, ठीक है, जल भंडारण किसके? तो इसमें जो है एक बांध, एक बाल्टी, एक पीठ, एक पंप। देखिए पीठ होता है गड्ढा, एक परिवार के लिए एक पीठ जो है यानी एक गड्ढा जो है वही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं जरा सा। निम्नलिखित में से एक चीज़ को रुचांश यानी रफेज नहीं प्रदान करता है, वह है पोषक तत्व। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 25वां नंबर, किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है? देखिए वर्षा ऋतु में स्वच्छ जल होता है, हिमशैल में भी होता है, कुआं में भी होता है, समुद्र में स्वच्छ जल नहीं होता है। समुद्र मारिए, ठीक है ना। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 26वां नंबर क्वेश्चन, एक गांव में पेयजल का संभव स्रोत क्या हो सकता है? गांव में समुद्र तो नहीं हो सकता है, कुआं हो सकता है, बांध हो सकता है, समुद्र ताल भी नहीं हो सकता है। तो एक गांव में पेयजल का जो है पेयजल, ठीक है ना, तो पेयजल का एक कुआं ही होगा, कुआं से ही पानी पिया जाता है। ठीक है ना। 27 नंबर, भू अपरदन, अम्ल वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन की प्रकृति किसके कारण होती है? देखिए अम्ल वर्षा, प्राकृतिक संसाधन की क्षीणता, ये वन को नाश करने से होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा वन नाशन। ठीक है, बाकी वन रोपण, मौसम, जल, ये सब तो नहीं होगा। चलिए अगला, एडिबल, एक प्रश्न यहाँ आता है, एडिबल शब्द का
क्या अर्थ है? एडिबल, देखिए ये एडिबल जो है ये शब्द पीने योग्य है, ठीक है, ये पीने वाली योग्य है, पिया जा सकता है एडिबल, ठीक है ना। तो चलिए पीने है, अंग्रेजी शब्द है। 29 नंबर, कौन विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है? वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है। उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ध्यान रखिएगा, बेरी बेरी रोग विटामिन बी से होता है, ठीक है, और प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है विटामिन बी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया है। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है? बाकी सभी संक्रामक है, एक गैर संक्रामक, देखिए चेचक संक्रामक है, मलेरिया भी, हैजा भी। देखिए डायबिटीज जो है संक्रामक नहीं है, ठीक है, तो डायबिटीज जो है गैर संक्रामक रोग के अंदर आता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।